हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने के आपको कई सारे मेथड बताए थे। मेथडों में भी मैंने आपको एक पहचान बताई थी। सबसे पहले अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानेंगे कि अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पहचान लेते थे उसके बाद जिन मेथडों की बात हमने अपनी पिछली वीडियो में करी है उस मेथडों को हम अप्लाई करते हैं। तो अब मैं बात करता हूं कि हमारी जो लास्ट वीडियो थी, हमारा क्या टॉपिक था। हमारा जो टॉपिक था लास्ट वीडियो में कि जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की तो है परंतु उसकी डिग्री फर्स्ट ना हो, तब हम उसके सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करेंगे, हमने अपनी लास्ट वीडियो में उस पर चर्चा करी थी। उसमें भी जब मैंने आपको ऐसी टाइप की इक्वेशन बताई थी तो वहां मैंने बताया था कि ऐसी जो इक्वेशन होती हैं हम उन्हें तीन तरीके से लिख सकते हैं। पहली इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, इसका मेथड मैंने अलग पढ़ाया था। और लास्ट वीडियो में आपको बताया था जब इक्वेशन सॉल्वेबल हो y के लिए तो मैंने मेथड पर चर्चा करी थी, और साथ ही उस मेथड के ऊपर एक मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से अपने मेथड को समझाया था। इसी तरह से जैसे मैंने इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y के लिए बात करी थी, सेम हम इसी तरह से इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x के लिए भी करके दिखा सकते हैं। तो आज हम बात करने जाते हैं कि अपनी जब इक्वेशन एक नए फॉर्म में हो तब हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। और टॉपिक वही अपना, जब अपना ऑर्डर तो फर्स्ट हो पर डिग्री फर्स्ट ना हो, तब के ही इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो अपना जो बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें जो अपनी नया जो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है हम उसकी बात करते हैं। और हमारा जो नया टॉपिक है वो है क्लोरोड्स फॉर्म। क्या है? क्लोरोड फॉर्म। यानी अपनी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी और वो इस फॉर्म में होगी, तो सबसे पहले हम इस फॉर्म क्या होती है हम उस पर चर्चा करते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में कि y इज इक्वल टू पी इंटू एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। अगर कोई इक्वेशन y इज इक्वल टू पी इंटू एक्स हो प्लस फंक्शन ऑफ p हो, यानी कोई इक्वेशन y इक्वल टू पी इंटू एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p की फॉर्म हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोड्स फॉर्म बोलते हैं। यही बात मैं लिखकर दिखाता हूं। इज नोन एज, क्या कहलाती है ये आपकी? क्लोरोड्स फॉर्म। ठीक है, अगला काम। अब बात आती है जब ऐसी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर मैं याद करूं अपनी लास्ट वीडियो को, तो क्या यह इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y नहीं है? अगर हम बात करें क्या थी इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, y इज इक्वल टू हो फंक्शन ऑफ x कॉमा p। तो ये भी सेम वही सिचुएशन है कि y इज इक्वल टू है फंक्शन ऑफ x कॉमा p। तो इसको हम इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y वाले मेथड से करके दिखा सकते हैं। वैसे जब आपकी इक्वेशन क्लोरोड्स फॉर्म में हो तो उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है। और क्या सॉल्यूशन होता है कि यहां जो p है उसके प्लेस पर अगर हम कांस्टेंट c लिख दें, क्या लिख दें? कांस्टेंट, यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। तो p के प्लेस पर जैसे ही हम c लिखेंगे तो हमें जो नई इक्वेशन मिलेगी वही इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। मैंने क्या बोला? अगर हम p की जगह क्या लिख दें? आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, तो क्या इसमें रखने पर आपको जो नई इक्वेशन मिलेगी वही इक्वेशन आपका सॉल्यूशन होगी। किसका सॉल्यूशन होगी? अपनी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आप कहेंगे हमने p बराबर c क्यों रखा?
तो हम इसको सॉल्व करके बात करते हैं और आप देखेंगे कि अपना जो आने वाले समय में जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, P बराबर C आएगा। तो देखते हैं, इसको हमने इक्वेशन 1 माना। अब याद करिए मैंने लास्ट डे जब आपको बताया था तो ऐसी इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते थे, इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके, x के। जब इक्वेशन 1 को हम x के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं y का डिफरेंशियल हो जाएगा dy अपॉन dx, p इंटू x है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशियल का, p बाहर x का 1, x बाहर और p का d dx ऑफ p, और साथ में फंक्शन ऑफ p का करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, f डैश p। कितना आ जाएगा, f डैश p। और हम आगे चलें तो यहां dy अपॉन dx को हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू p प्लस x d dx ऑफ p प्लस f डैश p। कितना आ गया, f डैश p। इस f डैश p को हम क्या लिख सकते हैं, f डैश p, और साथ में यहां क्या लिखा जाएगा, dp अपॉन dx, d dx ऑफ p। तो f डैश p और साथ में d dx ऑफ p, p से p दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में बात करूं तो d dx ऑफ p दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन। तो इसको कॉमन निकालेंगे और आपके पास बचेगा x प्लस f डैश p और साथ में d dx ऑफ p इज इक्वल टू 0। इसमें बात करें यह डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, किसके अंदर, x और p में। तो हम सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो या तो इसको 0 रख सकते हैं या इसको 0 रख सकते हैं। तो अपनों मैंने जब लास्ट मेथड बताया था उसमें समझाया था ये जो ब्रैकेट के अंदर है जो डिफरेंशियल का टर्म नहीं है उसको हम क्या करें, डिफरेंशियल कोफिशिएंट जिसमें नहीं है उसको हम ओमिट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हम लिख देते हैं ओमिटिंग द फैक्टर, किस फैक्टर को, x प्लस f डैश p, और किसके इक्वल इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इसको हमने छोड़ दिया तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, dp अपॉन dx यानी d dx ऑफ p इज इक्वल टू 0। और हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेट। ऑन इंटीग्रेटिंग जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल करने पर आपके d dx ऑफ p का इंटीग्रल क्या होगा, p, और इक्वल में कांस्टेंट कितना आ जाएगा, c, यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट या आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो आपने क्या देखा, कभी हमने बात करी थी जब आपकी इक्वेशन क्लेरॉट फॉर्म में हो तो हमें p के प्लेस पर x रख, p के प्लेस पर कांस्टेंट c रखना है। तो यहां भी क्या आया है, p इक्वल टू c। इस p की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू c इन इक्वेशन फर्स्ट, किस में रख देते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट, क्या मिल जाएगा हमको, y इक्वल टू सी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ c। यही क्या है, यही जो नई इक्वेशन मिली है इसी नई इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहेंगे, इसको इक्वेशन 2 डाल देते हैं और हम लिखते हैं इक्वेशन 2 इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से अगर अपनी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो सबसे पहले हम फॉर्म को पहचानेंगे और इस फॉर्म में होने पर हमें ये पूरा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्टली लिखेंगे इट इज क्लोराइड्स फॉर्म और फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे पुट p इक्वल टू c ले लो या a ले लो, b ले लो, कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और p के प्लेस पर हम c लगाएंगे तो जो नई इक्वेशन हमको मिलेगी वही नई इक्वेशन आपका जनरल सॉल्यूशन कहलाएगी।
सॉल्यूशन कहलाएगी किसका? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम चलते हैं अपना, इसी में एक टॉपिक और पूछता है, हमसे पूछता है इसका सिंगुलर सॉल्यूशन और ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? सिंगुलर सॉल्यूशन। तो किसके लिए हम बात करने वाले हैं? हम सिंगुलर सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। जब हमको सिंगुलर सॉल्यूशन और पूछे, क्या पूछे? सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने से इन द सेंस है कि ये जो जनरल सॉल्यूशन आया है, अगर हम इसमें से सी को यहां से एलिमिनेट कर दें, क्या कर दें? सी को एलिमिनेट, तो जो नई इक्वेशन आएगी y और x में, वही अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। और दूसरे शब्दों में बात करूं तो जो हमें जनरल सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है उसका जो एनवलप होगा, क्या होगा? एनवलप। एनवलप की बात हमने लास्ट ईयर करी थी, अपनी जो बुक थी कैलकुलस, उसमें हमने बात करी थी कि एनवलप क्या होता है। अगर हम अपनी जो इक्वेशन 2 यानी जो जनरल सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है अपनी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर हम इसमें से सी को एलिमिनेट कर दें, यानी इस दी गई जो हमें नई जनरल सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है उसका अगर हम एनवलप फाइंड कर लें, तो जो एनवलप प्राप्त होगा उसी एनवलप को इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन कहेंगे। अब बात करते हैं कि हम एनवलप कैसे निकालते थे लास्ट ईयर, या सिंगुलर सॉल्यूशन हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा जनरल सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू ये जो कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, किसको? सी, उसके रेस्पेक्ट में। यहां सी एक पैरामीटर के रूप में वर्क करेगा। एनवलप में ये जो कांस्टेंट टर्म होता था, जब हमें एनवलप फाइंड करना होता था, तो यहां जो कांस्टेंट टर्म आपको दिखाई दे रहा है इक्वेशन में, वह पैरामीटर के रूप में वर्क करता था। यानी ये जो जनरल सॉल्यूशन है इसमें जो सी होगा वो किसका काम कर रहा है? पैरामीटर का। किसका काम कर रहा है? पैरामीटर का। और जब ये पैरामीटर का काम कर रहा है तो इसी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन का, जिसका हमको एनवलप फाइंड करना है। तो हम बात करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू सी। सी ले लो या ए, जो भी हो वहां सी है, तो सी के रेस्पेक्ट में ये होता तो ए के रेस्पेक्ट में करते। तो पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको साफ दिख रहा है कि यहां y का 0 हो जाएगा, y का कितना हो जाएगा? 0, cx का x हो जाएगा, प्लस fc का f डैश c हो जाएगा। fc का फंक्शन ऑफ c का क्या हो जाएगा? f डैश c हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है, और हम बात करें तो हमें जो नई इक्वेशन प्राप्त होगी, जिसे हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 3। क्या नाम दिया है? इक्वेशन नंबर 3। तो हम इक्वेशन 2 और 3 यानी इक्वेशन 3 की हेल्प से हम इक्वेशन 2 से सी को एलिमिनेट करते हैं। तो हम लिखते हैं ऑन एलिमिनेटिंग किसको? इक्वेशन ऑन एलिमिनेटिंग सी बिटवीन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट क्या? सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी क्वेश्चन में आपसे दो तरह के सॉल्यूशन कभी कभी पूछेगा। एक पूछेगा जनरल सॉल्यूशन फाइंड करिए और एक पूछेगा सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करिए। तो जनरल सॉल्यूशन क्या है कि जो हमारा स्मॉल p है, यानी जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का टर्म है, उसको हटा दें अगर हम, और एक नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसमें x y के साथ रिलेशन में बन जाए, तो जो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी वह जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। किसका? आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। और जब पूछे सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करो, तो जो हमें जनरल सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है उस इक्वेशन का अगर हम एनवलप फाइंड कर लें,
तो जो एनवलप प्राप्त होगा, जो नई इक्वेशन प्राप्त होगी, उसी इक्वेशन को हम इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने जो बात करी कि जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियरॉट फॉर्म में हो। अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से अपने फॉर्म हम कैसे पहचानेंगे, अपने क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, हम उस पर चर्चा करता हूं। मैंने अभी बात करी थी कि आपकी क्लियरॉट फॉर्म क्या होती है और कैसे हम उस इक्वेशन, उस फॉर्म की हेल्प से अपनी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक, अभी मैं उसी फॉर्म पर आधारित एक उदाहरण के माध्यम से अपने टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है y इज इक्वल टू पी इंटू एक्स प्लस पी माइनस पी स्क्वायर। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करना है और साथ ही हमको इसका सिंगुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो कौन कौन से सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को फोकस करें तो ये इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y के लिए है। तो मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताया था, हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लेंथी रहेगा, पर अगर हम इस इक्वेशन को ध्यानपूर्वक देखें तो ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी माइनस पी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में लिखा। तो अपनी जो क्लोराइड फॉर्म थी वो क्या थी? y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। तो ये जो p माइनस पी स्क्वायर है ये फंक्शन ऑफ p के रूप में वर्क कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है? क्लियरॉट्स फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि गिवन इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन कौन सी फॉर्म है? क्लोराइड फॉर्म। और जब क्लोराइड फॉर्म होती है तो डायरेक्टली मैंने आपको अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना बताया था। क्या बोला था? आप जहां भी p है उसके प्लेस पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रख दीजिए, यानी पुट p इक्वल टू c इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वी गेट, क्या मिल जाएगा? वी गेट जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या आ गया आपके पास? जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू अपनी जो इक्वेशन थी पी एक्स प्लस पी माइनस पी स्क्वायर, उसमें p के प्लेस पर क्या रख दें हम? c। तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी माइनस सी स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये क्या कहलाएगा? जनरल सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? जनरल सॉल्यूशन। अभी अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी उसमें उसने ये भी पूछा है कि अपनी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा। तो जब भी आपको सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो मैंने आपको बताया था कि जो हमें जनरल सॉल्यूशन प्राप्त होता है हम उसका क्या ज्ञात करेंगे? एनवलप। क्या ज्ञात करेंगे? एनवलप। और एनवलप कैसे ज्ञात करते थे वो भी मैंने समझाया था कि जो हमारी इक्वेशन है, यानी जनरल जो इक्वेशन आई है, जनरल जो सॉल्यूशन आया है, हम उसमें जो अपना कांस्टेंट था वो यहां पैरामीटर के रूप में वर्क करेगा। किसके रूप में वर्क करेगा? एक पैरामीटर के रूप में। और हम यहां से इस पैरामीटर को ही गायब करने का यानी एलिमिनेट करने का तरीका सोचा। और कैसे?
कि ये जो जनरल सॉल्यूशन है इसका अगर हम पार्शियल डिफरेंशियल कर दें विद रेस्पेक्ट टू किसके, सी के, तो हम लिखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू सी, यानी हम सी के रेस्पेक्ट में अपनी इक्वेशन का, जनरल सॉल्यूशन का क्या करने जा रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल। तो पार्शियल जब डिफरेंशियल करेंगे तो यहां y और x भी है जो कि कांस्टेंट के रूप में वर्क करेगा जब हम पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू c। तो जो y का डिफरेंशियल है वो हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल कितना, 0। c x का करेंगे तो x कांस्टेंट के रूप में वर्क कर रहा है तो c का डिफरेंशियल 1 इंटू x। आगे चलें तो यहां c और c का c के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल 1, साथ ही c स्क्वायर और c स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू c, तो आपके पास आ जाएगा 2c। अब मैंने आपको फिर बताया था कि ये जो डिफरेंशियल करने के बाद जो नई इक्वेशन आएगी उसमें से और आपका ये जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें से दोनों की हेल्प से हम अगर c को रिमूव कर सकें, एलिमिनेट कर सकें, तो जो नई इक्वेशन आएगी वही अपना सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है आपकी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का। यानी हम यहां से c का मान आसानी से निकाल सकते हैं। c का मान आएगा c का मान कितना आएगा, 1/2 x प्लस 1/2 ब्रैकेट में यानी इनटू में x प्लस 1। तो इस c के मान को क्यों ना हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। पुट द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो रखते हैं, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1 c के प्लेस पर, इनटू में है x प्लस c के प्लेस पर 1/2 x प्लस 1, साथ में माइनस c स्क्वायर है तो c स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1/4 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कितना आ गया, 1/4, क्योंकि c का स्क्वायर करेंगे और साथ में x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास आएगा y इज इक्वल टू, जब हम यहां x का मल्टीप्लाई करेंगे साथ में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2। आगे 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 प्लस 1/2। वहां a प्लस b के होल स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है हम उस आइडेंटिटी का यूज करते हुए x प्लस 1 के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरह से हमने आइडेंटिटी का यूज किया और ओपन किया। और थोड़ा सा सॉल्व करें तो x स्क्वायर अपॉन 2, ये x/2 प्लस x/2 मिलकर कितना, x, साथ में प्लस 1/2 माइनस 1/4 का जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 x स्क्वायर माइनस 1/4 और माइनस x/2, क्योंकि यहां 2x है यहां 1/4 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4 कैंसिल, कितना रह जाएगा, x/2। और जाएं x स्क्वायर वाले टर्म एक पास, हमारे पास है x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4। तो x स्क्वायर अपॉन 2 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे x स्क्वायर अपॉन 4 को तो आपके पास रह जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4। साथ ही x वाले टर्मों को एक साथ लें तो एक टर्म में है x और एक है माइनस x/2। तो x में से जब माइनस x/2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस का x/2। कितना आ जाएगा, प्लस का x/2। और कांस्टेंट जो टर्म है वो 1/2 माइनस 1/4 है, तो 1/2 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/4 को तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 1/4। और आप चाहें 4 का एलसीएम ले लें और 4 को LHS में भेज दें तो आपके पास अगली लाइन जो आएगी 4y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और हम फाइनली से लिख सकते हैं 4y इज इक्वल टू x प्लस 1 का
होल स्क्वायर। ये तो खैर आपकी कैलकुलेशन थी, मेन लक्ष्य था आपका जो जनरल सॉल्यूशन था उसमें से सी को एलिमिनेट करना, यानी जो जनरल सॉल्यूशन था उसका हम एनवेलप फाइंड कर लें, और एनवेलप फाइंड करने के लिए जनरल सॉल्यूशन वाली इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशियल कर दें विद रेस्पेक्ट टू सी, और फिर वहां से सी की वैल्यू जो आए उसे हम जनरल सॉल्यूशन में रख दें। तो जो नई इक्वेशन y और x में प्राप्त होगी वो इस जनरल सॉल्यूशन का तो एनवेलप कहलाएगी, बट आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका वह क्या कहलाएगी, उसका सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगी। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इट इज सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ, कैसा सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम दी गई अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर की तो है बट फर्स्ट डिग्री की ना हो, तो हम पहले उस इक्वेशन को पहचानेंगे। और आज जो मैंने बताया कौन सी फॉर्म आपकी, कि अपनी जो दे रखी थी डिफरेंशियल इक्वेशन वो किस फॉर्म में थी, आपकी क्लोराइड फॉर्म में। तो पहले हमने क्लोराइड फॉर्म पहचाना, और जब क्लोराइड फॉर्म मिल जाए तो आपकी जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करना और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे, हम उसमें जहां भी P है उसके प्लेस पर क्या रख देंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट या आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्या, C, और C रखने के बाद जो हमें सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसी को हमने जनरल सॉल्यूशन नाम दिया है, और साथ ही जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से हमने सिंगुलर सॉल्यूशन भी अपना फाइंड किया है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।